पति बेबी डार्लिंग, पास आओ ना मेरे प्रिय भाई। चाओ ये सही कहा। अभी जो 7 पूरी तरह से अलग अलग पर्सनैलिटी वाली लड़कियां थीं, वे सब मेरी पत्नियां थीं, या सटीक रूप से कहें तो वे मेरी पत्नी के 7 अलग अलग पर्सनैलिटीज हैं। पास मत आओ, अगर तुम आगे बढ़े तो मैं नीचे कूद जाऊंगी। तुम गलत मत समझो, मैं तो बस सामान लेने आया हूँ। क्या तुम फायर फाइटर हो? कोई भी बहाना बनाकर मेरे पास आना चाहते हो और फिर मुझे बचाना चाहते हो, है ना? ऐसा मत सोचो कि मैं समझ नहीं रही हूँ। नहीं, तुम गलत मत समझो, मैं सच में ये कबाड़ लेने आया हूँ। तुम झूठ बोल रहे हो। मैं गत्ते के डिब्बे लेकर चली जाऊंगी, हमारा आपस में कोई लेना देना नहीं रहेगा। हालांकि मैं फायर फाइटर नहीं हूं, लेकिन तुम यहाँ इतनी देर से खड़ी हो तो फायर फाइटर पक्का आ ही जाएंगे। तुम पास मत आओ, अगर और पास आए तो मैं अभी कूद जाऊंगी। रहने भी दो, तुम्हारा कूदने का कोई इरादा नहीं है। तुम ज्यादा से ज्यादा रेलिंग पकड़कर नजारा देख रही हो और अपना मूड फ्रेश कर रही हो। देखो, मैंने कहा था ना कि तुम पक्का फायर फाइटर हो। मैं सच में फायर फाइटर नहीं हूँ। उस वक्त जैसी स्थिति थी वैसा कोई भी करता। आखिरकार सेफ्टी फर्स्ट। क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं सच में कूद जाऊंगी? हर किसी की जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है और हर किसी को अपनी जिंदगी की खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। आ गया। अगर मुझे पता होता कि इतने सारे कबाड़ होंगे तो मैं तुम्हें लेने के लिए नहीं कहता। आओ आओ, पहले बैठकर खाना खाओ। डोंग अंकल, मैं पहले वापस जाती हूँ, बाद में कुछ और काम है। मुझे व्हाइट रोज भी चाहिए, 120 रुपए। ये पूरा चक्कर कुल 400 का हुआ। नहीं, पैसे बढ़ाने पड़ेंगे। लिंग लिंग मुरली, मैंने पहले ही कहा था कि हम दोनों एक दूसरे के लिए राइट नहीं हैं, इसलिए तुम मेरा पीछा करना छोड़ दो। सच में राइट नहीं हो, तुम उसके लायक नहीं हो। फूल बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत पसंद आए। चलो अब। अपना टाइम किसी ऐसे इंसान पर बर्बाद मत करो जो इसके लायक नहीं है, समझे? छोटे बेवकूफ। मैं छोटा बेवकूफ नहीं हूं। तो फिर तुम्हारा नाम क्या है? तांग युए। कौन सा टांग? कौन सा युए? तांग राजवंश वाला तांग। और ऑफलाइन मिलने की तारीख यानी अपॉइंटमेंट वाला युए। बहुत बढ़िया तांग युए, अब तुम्हारी बारी है मेरा नाम पूछने की। तो तुम्हारा नाम क्या है? वान चैन। हजारों वाला वान और चैन। अभी जो लड़की थी, क्या वह तुम्हारी पसंद है? नहीं, उसने मुझे 400 रुपए दिए थे ताकि मैं उसके कथित लवर का नाटक करूं, और फिर उसने अपनी फ्रेंड्स के सामने मुझे मना कर दिया ताकि वह अपनी झूठी शान यानी शो ऑफ कर सके। 400 रुपए तब तो काफी ज्यादा हैं। अगर मुझे पता होता कि मामला इतना कॉम्प्लिकेटेड है तो मैं पक्का और पैसे मांगता। माफ करना, मुझे लगा कि तुम किसी प्रॉब्लम में फंस गई हो, इसलिए मैं मदद करने आगे आ गया था। मुझे अंदाजा नहीं था कि इससे तुम्हारा प्लान खराब हो जाएगा। तुम्हारे फूल ये लो वापस। वैसे भी अब ये रिटर्न नहीं होंगे, मेरे पास रखकर इनका कोई फायदा नहीं है। ऐसा है क्या? तो फिर मैं इन्हें रख लेता हूँ। वैसे भी अभी मेरी लाइफ में जो चीजें हैं वे बहुत ज्यादा नहीं है। चलो चलते हैं। रुको, क्या हुआ छोटे बेवकूफ? अब आगे कहाँ जाने का इरादा है? मुझे नहीं पता, मैं तो घर के बिना एक आवारा कैट जैसी हूँ। चलो मैं तुम्हें डिनर खिलाता हूँ। तो फिर मैं हेजिटेट नहीं करूंगी। तुम्हारे काम में डिस्टरबेंस डाली और ऊपर से तुम्हारा खर्चा भी करवा दिया। सच में समझ नहीं आ रहा क्या कहूँ। डिस्टरबेंस नहीं, वैसे भी मैं फ्री बैठा था और मैंने ऑनलाइन ऑल इन वन सर्विस शुरू कर ली थी, वरना जिंदगी बहुत बोरिंग लगती है। वैसे तुम इतनी रात को एक लड़की होकर हाथ में सूटकेस लिए सड़कों पर घूम रही हो, तुम्हें जरा सा भी सेफ्टी का अंदाजा नहीं है क्या? मैंने कहा ना, मैं घर के बिना एक आवारा कैट हूँ। क्या तुम्हें मेरे बारे में जरा सा भी क्यूरियोसिटी नहीं हो रही? किस बात की क्यूरियोसिटी? एग्जाम्पल के तौर पर, मैं हॉस्पिटल की छत पर अचानक कैसे आ गई? वहां क्या करने गई थी? और अभी जो मैं हूँ और आफ्टरनून में जिससे तुम मिली थी, हम दोनों में साफ साफ डिफरेंस क्यों है? तुम्हें भी ये महसूस हुआ होगा ना? हॉस्पिटल जाना अगर किसी रिलेटिव या फ्रेंड से मिलने ने नहीं था तो जरूर ट्रीटमेंट करवाने के लिए होगा। जहां तक तुम्हारे आफ्टरनून वाले लुक और अभी वाले लुक में डिफरेंस होने की बात है, तो मूड अच्छा या खराब होने पर लड़कियों का स्वभाव बदलना बहुत कॉमन बात है। तो तुम्हें आफ्टरनून वाली मैं ज्यादा पसंद हूँ या अभी वाली? मुझे तुम्हारे किस लुक से फर्क पड़ता है ये जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि तुम्हें अपना कौन सा लुक पसंद है। टैंग युए, क्या तुमसे किसी ने कहा है कि तुम एक गुड गाय हो? मैं इतना हैंडसम हूँ, मुझे गुड गाय कार्ड कैसे मिल सकता है? हालांकि तुम्हारी ये बात बहुत नार्सिसिस्टिक है, लेकिन चूंकि तुमने सच में कोई लाई नहीं बोला, इसलिए मैं तुम्हारी बात काटती नहीं हूँ। मेरी बीमारी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स भी पकड़ नहीं पा रहे हैं। मेरे अंदर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के सिम्टम्स तो हैं, लेकिन इसे पक्का नहीं कहा जा सकता।
मैं जिस भी हॉस्पिटल में गई मुझे हर जगह से यही रिजल्ट मिला। तुम्हें भी महसूस हुआ होगा कि मैं आफ्टरनून के वक्त कैसी थी और अब कैसी हूँ। तो क्या इसका मतलब ये नहीं है कि कोई बीमारी नहीं है, लेकिन मुझ में पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के सिम्टम्स तो हैं ना। मैं हर दिन एक अलग इंसान बन जाती हूँ। हो सकता है आज तुम मेरे साथ कंफर्टेबल फील करो, लेकिन कल मैं तुम्हें बिल्कुल स्ट्रेंजर लगूंगी। ऐसे इंसान के साथ रहना बहुत एग्जॉस्टिंग होता है। तो फिर तुम्हारे कुल कितने पर्सनैलिटीज हैं? 7। आज सैटरडे है तो ये कौन से नंबर का है? 6। यानी तुम्हारी पर्सनैलिटी हर हफ्ते घूम फिर कर वहीं आती है। सुनने में तो काफी इंटरेस्टिंग लगता है। 7 हुलुआ भाई। तो फिर आज तुम शाओलान हो और कल शाओजी बनोगी। कल तुम्हारा कौन सा लुक होगा? ये सोचकर मुझे थोड़ी बहुत एक्साइटमेंट हो रही है। मैं वापस जाती हूँ। और तुम? मुझे नहीं पता। एक काम करते हैं, हम कोई होटल ढूंढ लेते हैं। मेरा मतलब है मैं तुम्हारे लिए एक रूम बुक कर देती हूँ और मैं घर चली जाती हूँ। होटल बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगा। तो फिर तुम पहले कहाँ रहती थी? यूथ हॉस्टल में। तो अब वहां क्यों नहीं रुक रही हो? यूथ हॉस्टल में बहुत सारे स्ट्रेंजर बॉयज रहते हैं। जब भी मैं वहां से गुजरती हूँ वे मुझे स्टेयर करते रहते हैं और अलग अलग एक्सक्यूजेस बनाकर मुझसे बातें करने की कोशिश करते हैं। मुझे वो प्लेस पसंद नहीं है। ये तो थोड़ी प्रॉब्लम वाली बात है। मेरे साथ घर चलो थोड़ी देर में। क्या ऐसा करना बहुत ट्रबलसम हो जाएगा? कोई प्रॉब्लम नहीं है। लगता है तुम अक्सर गर्ल्स को अपने घर लाते हो। गर्ल्स को घर लाने के तरीके में तुम्हारी फ्लुएंसी देखकर ऐसा ही लगता है। काश मैं भी वैसा इंसान होता। तुम थोड़ी देर में उस वाले रूम में सो जाना। अंदर बेडशीट, क्विल्ट और पिलो कवर्स सब मैंने नए बदले हैं। अगर रात को सोते समय हॉट लगे तो एसी ऑन कर लेना। तुम्हारे घर में सिर्फ तुम अकेले रहते हो? तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं? वे यहाँ नहीं रहते। यहाँ सिर्फ मैं अकेला रहता हूँ। नहीं हो? ठीक है। अब तुम नहाने जा सकती हो। गीजर हमेशा चालू रहता है, इसलिए जब चाहो गर्म पानी मिल जाएगा। क्या जब मैं नहाऊंगी तो तुम छिपकर देखोगे? अगर तुम्हारे मन में ऐसा कोई विचार है तो मैं जानबूझकर तुम्हारे लिए दरवाजे की एक दरार खुली छोड़ सकता हूँ। रहने दो, तुम जाओ और नहाओ। नहाने के बाद सीधे अपने कमरे में जाकर सो जाना। काफी रात हो गई है। जो भी बात होगी कल सुबह उठकर बात करेंगे। इतने ठंडे मिजाज के हो। एक खूबसूरत लड़की को घर लाने के बाद क्या तुम्हारी उस मासूम किशोर वाली दिल की धड़कनें थोड़ी सी भी नहीं बढ़ी? बिल्कुल नहीं। मुझे औरतों में कोई दिलचस्पी नहीं है। बेशक मुझे आदमियों में भी कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे रिश्तों और भावनाओं जैसी चीजों में कभी कोई दिलचस्पी नहीं रही। चलो ठीक है, तो फिर मैं नहाने जा रही हूँ। वान कियन, 7 अलग अलग व्यक्तित्वों वाली अजीब लड़की। मैंने सुना है कि लड़कियों को नहाने में बहुत देर लगती है, लेकिन तुम्हारा नहाने का समय काफी कम है। मुझे डर था कि तुम बहुत देर तक इंतजार करते रहोगे। ऐसी अजीब बातें मत करो। मैंने कहा ना कि मुझे डर था कि तुम बहुत देर तक इंतजार करते रहोगे, क्योंकि तुम्हें भी तो नहाकर सोना ही है। इसमें कौन सी गलत बात है? अगर अब नहीं सोए तो सुबह हो जाएगी। तो फिर तुम अभी तक नहाने क्यों नहीं गए? क्या तुम सोने नहीं जा रहे हो? मैं तुम्हारे नहाने के बाद तुम्हारे साथ ही सोना चाहता हूँ। इसमें क्या तुक बनती है? हम दोनों अलग अलग कमरों में सोते हैं। चूंकि तुमने मेरा इंतजार किया है, इसलिए मुझे भी तुम्हारा इंतजार करना ही चाहिए। लेकिन ये तो एक बेमतलब का इंतजार हुआ ना। इस इंतजार का कोई मतलब है या नहीं, ये पूरी तरह से मेरी अपनी मर्जी पर निर्भर करता है। अगर सामने वाला इंसान तुम हो तो इसका कोई ना कोई मतलब जरूर होगा। तांग्युए, तुम सच में बहुत अच्छे इंसान हो। तो फिर मैं नहाने जा रही हूँ। अब हम दोनों अलग अलग सो सकते हैं, है ना? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? मुझे थोड़ी नींद क्यों नहीं आ रही है? तांग्युए वाकई एक बहुत खास इंसान है। मेरे बारे में इतनी अजीब बातें सुनने के बाद भी उसके चेहरे पर कोई अजीब भाव नहीं आया। अगर मैं कल चली गई तो शायद दोबारा कभी उससे मुलाकात नहीं हो पाएगी। अगर मौका मिला तो मेरे बाकी के रूपों को भी उससे मिलवा दूंगी। शायद यह काफी दिलचस्प होगा। सुप्रभात तांग्युए।
सुबह बखैर। तुम्हारे घर में चूल्हा बर्तन का सामान है ना? क्या तुम खुद खाना नहीं बनाते? बहुत कम। मैं इसमें अच्छा नहीं हूं, बल्कि ये कहना चाहिए कि मुझे इसमें कोई दिलचस्पी ही नहीं है। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि भविष्य में जब कोई तुम्हारे साथ घर के ये छोटे मोटे काम बांट लेगा तो तुम्हें खुद ये खोज नहीं करनी पड़ेगी कि खाना कैसे बनाते हैं? मैंने कभी ऐसा सोचा तो था। अकेले रहना भी काफी आरामदायक है। अपनी पसंद और आदतों के हिसाब से कई चीजें की जा सकती हैं। तुम्हें इस तरह की जिंदगी क्यों पसंद है? कोई खास वजह नहीं है, बस ये लगता है कि इस तरह रहना ज्यादा सुकून देने वाला है। अच्छा ऐसा है, ये तो बहुत अच्छी बात है। चूंकि दूसरे पीपुल्स अस्पताल ने कहा है कि तुम बिल्कुल ठीक हो, तो क्या तुम मेडिकल यूनिवर्सिटी गए थे? हो सकता है किसी दूसरे अस्पताल में दिखाने पर डॉक्टर की राय कुछ अलग हो। अभी तक नहीं गया, क्योंकि दूसरे अस्पताल में मेरा एक क्लासमेट काम करता है। मैं सोच रहा था कि अगर कोई पहचान का हो तो शायद काम आसानी से हो जाए। ये बात तो सही है, अंदर के लोगों से काम जल्दी हो जाता है। वाकई डॉक्टर को दिखाओ या ना दिखाओ, बात एक ही है। मैं इस बात की आदत डाल चुका हूँ कि हर डॉक्टर को यही लगता है कि मुझे कोई बीमारी नहीं है, लेकिन मेरी रोजमर्रा की जिंदगी सच में बहुत परेशानियों से भरी हुई है। सोचो, अगर मैं अचानक एक ऐसा इंसान बन जाऊं जिसे तुम बिल्कुल नहीं जानते, तो तुम्हारे लिए इसे अपनाना बहुत मुश्किल होगा। इसमें अपनाने जैसा क्या है? दोबारा से जान पहचान बढ़ा लेंगे। ऐसा तो नहीं है कि हम कभी एक दूसरे को जान ही नहीं पाएंगे, और ऐसा भी नहीं है कि तुम मेरे बारे में सब कुछ भूल जाओगे। अच्छे से खाना खाओ, ज्यादा मत सोचो। तुम इतने माहिर हो, क्या तुम पहले भी अक्सर दूसरी लड़कियों के लिए चाय वाले अंडे छीलते रहे हो? नहीं, शायद किसी दूसरी लड़की के लिए झींगा वगैरह छीलते होगे। मैंने कभी कोई रिश्ता नहीं रखा, इसलिए ऐसा मौका ही नहीं मिला। ऐसा है क्या? तो फिर अगर अगली बार मौका मिला तो मेरे लिए झींगा छीलकर खिलाना। तुम्हारे पास हाथ नहीं है क्या? अगर सच में मौका मिला तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब कोई अगली बार नहीं आने वाली। जब मैं थोड़ी देर में जाऊंगा तो इसे रास्ते में फेंक दूंगा। आखिरकार मैं यहाँ रहकर तुम्हें और परेशान नहीं करना चाहता। मैंने पहले ही तुम्हें काफी परेशान कर दिया है। ऐसी कोई बात नहीं है। फिर मिलेंगे, तांग युए। तुमने मेरे कंधे को छुआ है, अब मेरी शादी नहीं हो सकती। तुम्हें मेरी जिम्मेदारी लेनी होगी। फोटो खींचना तो ठीक था, पर फ्लैशलाइट चालू करने की क्या जरूरत थी? भूले से चालू रह गई थी। तांग युए, ये कौन है? बिना पूछे किसी लड़की की फोटो खींचना बहुत बुरी बात है, जानते हो ना? चलो अंदर आओ। तुम भी पहले ठीक से समझाओ फिर जाना, वरना नतीजे बहुत खतरनाक होंगे। यह मेरा अच्छा भाई है, चांग चिंग, और ये वान कियन है। जल्दी से फोटो डिलीट करो। वान कियन को बुरा लग रहा है। वैसी बात नहीं है, मुझे बुरा नहीं लगा है। उसने कहा कि उसे बुरा नहीं लगा है। लड़कियां हमेशा अपनी बात का उल्टा मतलब निकालती हैं। क्या तुम ये भी नहीं जानते? मैं सिर्फ वही मानता हूं जो मैं अपने कानों से सुनता हूं। जो तस्वीरें तुमने खींची हैं उनका तुम क्या करने वाले हो? घर ले जाकर अपने मम्मी पापा को दिखाऊंगा और फिर वे तुम्हारे मम्मी पापा को दिखाएंगे। तो फिर भाई मुझ पर गुस्सा मत होना, मैं भी अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। आज तुम इस कमरे से बाहर नहीं निकल पाओगे। वह मैं पूछना चाहता हूं, क्या तुम यूएगे की गर्लफ्रेंड हो? तुम ही अंदाजा लगाओ। मुझे लगता है कि तुम हो। मैं घर जाते ही मम्मी पापा से कहूंगा कि यूएगे की गर्लफ्रेंड आ गई है। वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। मेरी बात सुनो, हम दोनों को मिले हुए अभी 24 घंटे भी नहीं हुए हैं। बात बस इतनी सी है। मुझे इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा। इसमें विश्वास न करने जैसी कौन सी बात है? अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मैं कुत्ता हूं। क्या तुम किसी ऐसी लड़की को अपने घर रहने के लिए लाओगे जिसे तुम अभी अभी मिले हो? बिल्कुल नहीं। तो फिर तुम इसे अपने घर क्यों ले आए? मैंने तो बस ये देखा कि कोई इंसान बेसहारा है, इसलिए उसकी मदद करना चाहता था। हम सच में वैसे रिश्ते में नहीं हैं जैसे तुम सोच रहे हो। कम से कम इस बात के लिए कि लोग मुझे गलत न समझें, तुम फिलहाल इस बारे में किसी से मत कहना। मैं खुद से जाकर किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन अगर कोई मुझसे पूछेगा तो मैं मना नहीं कर पाऊंगा। तुम तो जानते ही हो मैं कभी झूठ नहीं बोलता। भाई, तुम जिंदगी भर अपनी गुप्त बचत छिपाकर नहीं रख पाओगे। अभी जो फोटो तुमने खींची थी वो कैसी है? जरा मुझे भी दिखाओगे? ठीक ठाक है, कौन अच्छा है? ऐसा लग रहा है जैसे मैं फूल पकड़कर जाने वाली हूँ और तांग युए मुझे रोकना चाहता है, लेकिन कह नहीं पा रहा है। इस तस्वीर में ऐसा भाव दिख रहा है। इसे ही कहते हैं झूठ एक मुंह से निकलता है और सच के लिए पैर घिस जाते हैं, है ना? चांग चिंग। तांग युए, इससे पहले तुम्हारी कितनी गर्लफ्रेंड्स रह चुकी हैं? एक भी नहीं। तो फिर जिसे तुम पसंद करते हो, कोई क्रश या ऐसा कुछ? स्टूडेंट लाइफ में भी नहीं? कोई नहीं है। बस करो और मत पूछो। ज्यादा जिज्ञासा बिल्ली की जान ले लेती है। तुम उसकी इतनी बात क्यों मानते हो? तुम इतने बड़े हो गए हो, क्या तुम उससे मार नहीं खा सकते? वह मेरा बड़ा भाई है।
जब तक मैं उसकी बात मानता हूँ मेरी पूरी जिंदगी शांति और खुशी से कट सकती है। क्या ये बात उसने तुम्हें बताई थी? नहीं, ये मुझे मेरे पापा ने बताई थी। शायद वे इस बात से डरते हैं कि मैं अकेले में किसी मुसीबत में न फंस जाऊं, इसलिए वे रुक रुक कर यहाँ आते रहते हैं। यूएगे, मैं चलता हूँ। क्या सच में जा रहे हो? कोई काम है क्या? कोई काम नहीं है, लेकिन यहाँ ज्यादा देर रुकने से रुकावट पैदा होगी। यूएगे, अगर वह चला गया और बाद में तुम्हें वह न मिले और पछतावा हो कि जाने क्यों दिया, तो तुम उसे फोन करके रो रो कर अपनी बात कह सकते हो। क्या वह मजाक कर रहा था? मान लो मजाक ही कर रहा था। वह देखने में ऐसा नहीं लगता कि, तो फिर मजाक करने वाली। क्या तुम सच में मेरे जाने पर इतना पछतावा करोगी कि मुझे फोन करके रो रो कर अपनी बात कहोगी? अगर मैं कहूं कि हाँ, तो क्या तुम नहीं जाओगे? तुमने अभी तक बताया नहीं, और पहले से कैसे जान गए कि मेरी बात सुनकर तुम जाओगी या नहीं? मैं अब तुमसे पूछ रहा हूं, मैं किसी कल्पना पर आधारित सवाल का जवाब नहीं दूंगा। अच्छा, तो फिर मैं जा रही हूँ। अगर तुम्हारे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है तो तुम कुछ समय के लिए मेरे घर रुक सकती हो। वैसे भी मैं अकेला रहता हूँ, तो एक और इंसान के आ जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक कुंवारे लड़के और लड़की का एक ही कमरे में रहना ठीक नहीं रहेगा ना? अगर तुम्हें मुझसे प्यार हो गया तो क्या होगा? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। मैं बहुत पक्के इरादों वाला इंसान हूँ और मुझे इन जज्बाती और प्रेम प्रसंग वाली चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं है। क्या सच में ऐसा है? अगर नहीं जाना है तो अपना सूटकेस वापस अंदर ले आओ। वह दरवाजे के पास बहुत रास्ता रोक रहा है, इसे तुम ही अंदर ले चलो। अगर मैं खुद ले जाऊंगी तो मुझे बहुत अजीब लगेगा और बेइज्जत महसूस होगी। इससे तो अच्छा है कि मैं चली ही जाऊं। उसका आना वाकई मेरी बोरिंग जिंदगी को थोड़ा बेहतर बना रहा था। बस इतनी सी बात है। मैं एक अनाथ हूं। जब मैं 3 साल का था तब एक हादसे में मेरे असली माता पिता की मौत हो गई थी। उनके जाने के ज्यादा समय नहीं बीता था कि मुझे मेरे मौजूदा पालने वाले माता पिता ने गोद ले लिया। माफ करना, मैं तुम्हारी इस दुख भरी बात को खुद ब खुद नहीं छेड़ना चाहता था। वैसे देखा जाए तो मैं काफी किस्मत वाला हूँ। मुझे एक बहुत अच्छे परिवार में परवरिश मिलने का मौका मिला। अगर मैं किसी आम इंसान की तरह होता तो ये सब बहुत बढ़िया रहता। लेकिन अफसोस, जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, मेरे अंदर के अलग अलग रूप, पर्सनैलिटी आसपास के लोगों को दिखने लगे। शुरुआत में सबको यही लगा कि मैं बस बीमार हूँ। मेरी माँ जान पहचान के कई अस्पतालों में गई और उन्होंने मेरे बहुत सारे मेडिकल टेस्ट करवाए, लेकिन आखिर में हर डॉक्टर की रिपोर्ट का नतीजा एक ही निकला। मेरी जांच में दिमाग या मानसिक सेहत से जुड़ी कोई बीमारी नहीं निकली। क्या तुम जानती हो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये था कि सब यह मान बैठे कि मैं झूठ बोल रहा थी। एक बार अनजाने में मैंने उन्हें अपने कमरे में बात करते हुए सुन लिया था। उन्हें शक था कि मैं ये सब नाटक या जानबूझकर कर रहा हूँ। वे यह भी कह रहे थे कि अगर उन्हें पहले से पता होता कि इतनी झंझट होगी तो वे मुझे गोद ही नहीं लेते। कॉलेज जाने के बाद त्योहारों को छोड़कर मैं शायद ही कभी घर जाता था और वे लोग भी मुझसे खुद कभी संपर्क नहीं करते थे। मेरा ज्यादातर खर्चा कॉलेज की कैंटीन में काम करके या कोरियर पहुंचाने में मदद करके थोड़े थोड़े पैसे बचाने से चलता था। इसी वजह से आज मेरे पास न के बराबर बचत है और न ही कोई ऐसी असली जगह है जिसे मैं अपना घर कह सकूं। मुझे खुद नहीं पता कि आगे मुझे कहां जाना चाहिए। मैं इलाज के लिए प्रांतीय राजधानी आया था, सिर्फ यह देखने के लिए कि क्या मैं भी किसी आम इंसान की तरह बन सकता हूँ। कम से कम तब मैं भी चैन से जी पाता और बाकी लोगों की तरह समाज में घुल मिल जाता, वैसी जिंदगी जी पाता जैसी वे देखना चाहते हैं। मैं यह तो नहीं कह सकता कि मैं तुम्हारी सारी बातें पूरी तरह समझ पा रहा हूँ। मैं तुम्हारे साथ बीती बातों को पूरी तरह महसूस नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारे स्वभाव या रूप में बदलाव आने से इस बात पर कोई असर नहीं पड़ेगा कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। भले ही भविष्य में तुम्हारा रूप ऐसा हो जाए जिसे मैं न पहचान सकूं, तब भी मैं तुम्हें दोबारा से जानने का रास्ता चुनूंगा। क्या मैंने तुमसे पहले नहीं कहा था कि मेरी याददाश्त नहीं जाती? चाहे कोई दूसरा रूप सामने आ जाए, उसे भी तुम्हारे साथ बिताए पल हमेशा याद रहेंगे। चलो, अब इस बारे में दोबारा कभी बात नहीं करेंगे। तुमने पहले कहा था कि रूप बदलने का समय तय होता है। अगर मुझे ठीक से याद है तो शायद वह आधी रात के 12 बजे का समय होता है। आधी रात के 12 बजे इस तरह बदलाव होना सुनने में वाकई बहुत अजीब लगता है। तुमने मेरे कंधे को छुआ है। अब मेरी शादी नहीं हो सकती। तुम्हें मेरी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। अगर कायदे से देखा जाए तो आमतौर पर टीवी नाटकों में तो चूमने, किसिंग के बाद ही जिम्मेदारी लेने की बात होती है ना। तुम्हारी ये बात थोड़ी बहुत जबरन जद पकड़ने जैसी लग रही है, तो तुम इस बारे में सोच रही थी। तुम्हारी सोच वाकई बहुत दूर तक जाती है। तांग्युए, तुम्हारे कान तो पूरे लाल हो गए हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी एसी बहुत ठंडा चल रहा है, इसलिए ठंड लग गई है। हम दोनों का रिश्ता इस समय बहुत अजीब दौर से गुजर रहा है। मेरी पहली गर्लफ्रेंड, वह शायद मेरी पहली महिला मित्र होगी। तुम्हारी आगे की क्या योजनाएं हैं? मैं पहले अपने हालात को ठीक करना चाहता हूँ और फिर सामान्य सामाजिक जीवन में ढलने की कोशिश करूंगा। अगर यह सब न हो सका तो कम से कम एक नौकरी तो ढूंढनी ही पड़ेगी। आखिरकार मेरी जेब में अब ज्यादा पैसे नहीं बचे हैं।
अगर नौकरी की बात है तो अगर ज्यादा परेशानी हो तो मैं चांग चिंग से कहकर उसके पापा की कंपनी में तुम्हारा इंतजाम करवा सकता हूँ। अगर बुरा न मानो तो तुम मेरे साथ ही वानशिवू में काम कर सकते हो, तुम्हारी तरह। क्या किसी दूसरे की अजीब ओगरीब फरमाइशें पूरी करनी पड़ेंगी? मानो या न मानो, वह मेरा उस तरह का पहला काम था। अगर सामने वाले ने अच्छे पैसे न दिए होते तो मैं कभी ऐसा काम हाथ में नहीं लेता। अब तुम्हारी वजह से मेरा वह काम बिगड़ गया है और मैंने पैसे भी वापस लौटा दिए हैं। तो फिर मैंने तुम्हारा काम बिगाड़ दिया और शायद तुम्हारे ग्राहकों को भी नुकसान पहुंचाया है। इस हिसाब से मुझे सच में तुमसे माफी मांगनी चाहिए। तुमसे माफी? कोई बात नहीं, बस 400 रुपए की ही तो बात थी, कोई खास फर्क नहीं पड़ता। शुद्ध सफेद गुलाब सिर्फ उसी को मिलना चाहिए जो उसके लायक हो। तुम इतनी अच्छी बातें कर लेते हो और दिखने में भी काफी स्मार्ट हो, फिर भी आज तक तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं रही। ये बात सच में थोड़ी अजीब है। इस समय तुम्हें यह कहना चाहिए था कि मेरा आज तक कोई गर्लफ्रेंड ना होना सिर्फ तुम्हारा इंतजार करने की वजह से था। ये बहुत पुराना डायलॉग हो गया, मुझसे नहीं बोला जाएगा। कल तक मैंने ध्यान नहीं दिया था कि एक लड़का अपने घर को इतना साफ सुथरा कैसे रख सकता है। क्या तुमने कोई कुत्ता भी पाल रखा है? वैसी बात नहीं है, वह मेरे मम्मी पापा के घर का कुत्ता है जो कभी कभार मेरे यहाँ चक्कर लगाने आ जाता है। कुत्ता भी चक्कर लगाने आता है? वह कुत्ता हमारे घर में बहुत सालों से रह रहा है। मेरे मम्मी पापा का कहना है कि जब मैं 3-4 साल का था तब वे उसे उठाकर घर लाए थे। तो फिर इसका मतलब वह कुत्ता लगभग बीती 2 दशकों, लगभग 20 साल से जी रहा है, लगभग उतना ही। वह जरा भी बूढ़ा नहीं लगता और उसका मिजाज भी थोड़ा अड़ियल है। वह दिखने में बड़ा ही टशन वाला कुत्ता है, लेकिन वह बिना बताए पहले से फोन थोड़ी ना करता है। तुम्हें कैसे पता चलता है कि वह आ गया है? वह दरवाजा खटखटाता है, अपने आगे के दोनों पंजों से लगातार मेरे मुख्य दरवाजे पर थपथपाता रहता है, बिल्कुल ऐसे। उम्मीद है तुम मुझसे झूठ नहीं बोल रही हो। इंटरनेट पर आजकल ऐसे किस्से बहुत आते हैं जिनमें लड़कियों को घर बुलाने के लिए लोग अजीब और गरीब कहानियां बनाते हैं। जैसे कोई कहे कि उसकी बिल्ली पीछे की तरफ गुलाटी मार सकती है। क्या तुम्हारे मम्मी पापा का कुत्ता भी ऐसा कुछ कर सकता है? वैसी हरकत तो नहीं करता, लेकिन हाँ, वह वाकई बहुत अलग किस्म का कुत्ता है। अगली बार जब तुम्हें उससे मिलने का मौका मिलेगा तो तुम खुद समझ जाओगे। तो क्या तुम्हारे मम्मी पापा के घर में कोई और जानवर भी रहता है? एक कछुआ भी है। अच्छा, ऐसा है। फिर से किसी ने वांशिवू के जरिए मुझसे संपर्क किया है। ये काम एक पेरेंट टीचर मीटिंग, माता पिता और शिक्षकों की बैठक में शामिल होने का है। ये शाम को 7:30 बजे शुरू होगी और 8:30 बजे खत्म हो जाएगी। समय पर पहुंचकर छात्र के नाम के आगे अभिभावक के रूप में अपने हस्ताक्षर करने हैं और पूरी बैठक में बैठना है। इसके बदले 150 रुपए मेहनताना मिलेगा। शायद बच्चे के माता पिता अपने काम में बहुत व्यस्त होंगे। क्यों ना तुम चले जाओ? ये समझो कि तुमने ये पैसे कमा लिए हैं। 150 रुपए? मैं? बिल्कुल सही सुना तुमने। ये किस उम्र के बच्चों की पेरेंट टीचर मीटिंग है? मिडिल स्कूल, कक्षा 8वीं या 9वीं के छात्र की है। क्या मैं किसी मिडिल स्कूल के छात्र के अभिभावक जैसी दिखती हूँ? तुम मेकअप कर सकती हो जिससे तुम्हारी उम्र 10-15 साल बड़ी लगने लगे। तुम्हारी नजर में क्या किसी लड़की का मेकअप करना किसी जादू जैसी कला के बराबर है? क्या ऐसा नहीं है? चलो छोड़ो, मैं फिर भी एक बार कोशिश करके देखूंगी। काश अगर मेरे किसी दूसरे रूप के समय भी मेरा दिल इतना पत्थर ना होता तो कितना अच्छा होता। हालांकि सिंह जी में थोड़ी भिन्नता है, फिर भी वान कियन तो आखिरकार वान कियन ही है। मैं तो बस तारीफ कर रहा हूँ। कैसा है? मैं कैसी लग रही हूँ? अच्छी तो तुम लग रही हो, लेकिन इस तरह तैयार होकर पेरेंट टीचर मीटिंग में जाओगी तो लोग शायद तुम्हें कोई युवा क्लास टीचर समझ लेंगे। खुद को 10-15 साल बूढ़ा दिखाने का तरीका मुझे वाकई नहीं आता। मुझे भी नहीं आता। अगर वहां क्लास टीचर ने पूछा तो मैं कह दूंगी कि मैं उस छात्र की बड़ी बहन हूँ। तुम्हें इसे बिगाड़ना नहीं चाहिए, इससे मेरे वांशिवू की साख पर असर पड़ेगा। क्या उसकी साख पहले से ही खराब नहीं हो चुकी है? क्या तुम कल रात की बात भूल गए? क्या तुम्हारे घर में कोई फूलदान है? इन्हें यूं ही मुरझाते देखना बहुत बड़ी बर्बादी होगी। मैं इन फूलों को पानी में रखना चाहती हूँ ताकि ये थोड़ी और देर तक ताजा रह सकें। तुम्हारे साथ बिताया गया यह वक्त आने वाले दिनों में हमेशा मुझे याद रहेगा। इतना समय काफी है। भले ही सफेद गुलाब आखिर में मुरझा जाए, पर हमारे बीच की यादें इस वजह से कभी टूटकर बिखरेंगी नहीं। चलो ठीक है, मेरे घर में लगता है सच में कोई फूलदान नहीं है। फिलहाल इसी काम चला लो। इस तरह यह काफी बेहतर लग रहा है। मेरे मम्मी पापा के घर में फूलदान होना चाहिए। किसी दिन घर जाकर अपनी मम्मी से एक ले आऊंगी। फूलों को इसमें रखना वाकई थोड़ा अजीब लग रहा है। तो फिर तुम्हें जल्दबाजी करनी चाहिए। अगर ये गुलाब पहले ही मुरझा गए और फूलदान किसी काम नहीं आया, तो अगर ये फूल मुरझा भी जाएं, तो हम नए खरीद लेंगे। उस वक्त उन्हें फूलदान में रख लेंगे। आखिरकार जब तक फूलदान सुरक्षित है तब तक बाद में उसमें तरह तरह के ताजा फूल बदले जा सकते हैं। धोखेबाज, वह तो मुझे फूलदान समझ रही है। क्या वह इस फूलदान में सजा हुआ फूलों का गुच्छा है? हम दोनों का रिश्ता इतना गहरा कब से हो गया?
वैसे अगर भविष्य में कोई फिर से इसके बारे में पूछे तो मैं हर बार अपनी स्थिति की पूरी कहानी शुरू से थोड़ी ना समझाता फिरूंगा। ज्यादातर लोग इसे सुनने के बाद यही सोचेंगे कि यह सब असंभव है। तो फिर हमें दूसरों को अपने रिश्ते के बारे में क्या बताना चाहिए? तो तुम्हारे हिसाब से हमारे बीच कैसा रिश्ता होना चाहिए? मकान मालिक और किराएदार का रिश्ता। किराएदार, ठीक है, तो फिर बताओ मेरा किराया कितना हुआ? जैसे ही पैसे कमा लूंगा तुम्हें दे दूंगा, फिलहाल उधार रहने दो, कोई जल्दी नहीं है। ठीक है, तो कल रात से हिसाब जोड़ा जाएगा। जब भी तुम्हें किराए की याद आए मुझे बता देना। भरोसा रखो, मैं तुम्हारा किराया कभी नहीं रखूंगी। डर तो इसी बात का है कि धीरे धीरे समय बीतता जाए और जब तुम्हें एहसास हो तब तक तुम चुका ना पाओ। अगर चुका नहीं पाई तो खुद को ही तुम्हारे हवाले कर दूंगी। बात इतनी भी आगे नहीं बढ़ानी चाहिए। क्या सिर्फ मेरा किराया बचाने के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दोगी? शायद उसे रोमांस से एलर्जी है। जब हम पहली बार मिले थे तब हल्की बारिश हो रही थी। तो तुम क्या कहना चाहती हो? मैंने पहले अपने मम्मी पापा से सुना था कि उनकी पहली मुलाकात भी एक बारिश के दिन हुई थी। मेरे दादा दादी की पहली मुलाकात भी बारिश में ही हुई थी। शायद हम दोनों का आपस में सच में कोई गहरा नाता है। क्योंकि मैं तुम पर फिदा हूं इसलिए खुद को रोक नहीं पाती। मुंह से कुछ और दिल में कुछ और सोचने वाले इंसान। अगर तुम्हारे माता पिता को पता चल जाए कि तुम मानसिक रूप से अस्थिर लड़की के इतने करीब रह रहे हो तो वे निश्चित रूप से मुझे तुरंत घर से भगा देंगे। भरोसा रखो, मेरे मम्मी पापा हमेशा कहते हैं कि उन्होंने जीवन के बड़े बड़े उतार चढ़ाव देखे हैं। तुम्हारी यह 7 अलग अलग व्यक्तित्वों वाली शख्सियत भी उन्हें बहुत अजीब नहीं लगेगी। अच्छा ऐसा है? तुम्हारे घर में लोग क्या करते हैं? मेरे घर वाले, वे एक केक की दुकान चलाते हैं। केक की दुकान बहुत अच्छी होती है। वहां तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान खाने को मिलते हैं। सिर्फ सुनने से ही बहुत खुशी का एहसास होता है। मेरे पापा पहले एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हुआ करते थे, बाद में उन्होंने नौकरी छोड़ दी। मेरी मम्मी का कोई खास काम नहीं था। जब बोर होती थी तो केक की दुकान पर हाथ बटा लिया करती थी। यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जैसी शानदार नौकरी उन्होंने आखिर छोड़ी क्यों? जब पापा लेक्चर देते थे तो मम्मी अक्सर सुनने चली जाती थी। समय बीतने के साथ बाकी लोग भी उस खूबसूरत प्रोफेसर पत्नी को देखने आने लगे और उनकी प्रेम कहानी की चर्चाएं करने लगे। मेरे पापा की क्लास का शेड्यूल भी अक्सर इसी वजह से गड़बड़ा जाता था। बाद में मम्मी को भी एहसास हुआ कि ये ठीक नहीं है, इसलिए उन्होंने जाना बंद कर दिया। लेकिन उनके न जाने पर पापा की हालत और खराब हो गई। इसी वजह से पापा ने पढ़ाना ही छोड़ दिया। अब सोचता हूं तो लगता है कि वह वाकई मम्मी के बिना नहीं रह सकते। इस लिहाज से तुम्हारे माता पिता सच में बहुत प्यारे हैं। सिर्फ इसलिए कि पत्नी क्लास में नहीं आती, काम में मन न लगे, वह इंसान जीवन भर साथ निभाने के लायक है। तो क्या तुम्हारे पापा ने बाद में कोई और काम नहीं किया? नहीं, ज्यादातर समय वे घर पर या केक की दुकान पर मेरी मम्मी के साथ ही रहते हैं। क्या केक की दुकान इतनी कमाई कर लेती है कि एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर घर पर बैठकर बिना किसी आर्थिक चिंता के रह सके? वैसी बात नहीं है। केक की दुकान की कमाई तो ठीक ठाक ही है। मुख्य बात यह है कि मेरे दादा पापा की एक पुरानी इमारत थी जिसका मुआवजा बहुत अच्छा मिला था। एक पूरी इमारत? हम जिस घर में अभी रहते हैं वह शुरुआत में केक की दुकान के मुख्य शेफ के रहने के लिए था। बाद में जब वे बूढ़े होकर रिटायर हो गए तो उन्होंने अपने परिवार के साथ रहने के लिए खुद का एक नया घर खरीद लिया और यह जगह खाली हो गई। वह शेफ और दुकान की एक महिला कर्मचारी एक दूसरे को पसंद करने लगे और बाद में दोनों की शादी हो गई। इस तरह से सोचा जाए तो मेरी केक की दुकान वाकई एक बहुत रोमांटिक जगह है। और जो मैंने तुम्हें यूए नाम के बारे में बताया था वह किसी वादे वाला यूए नहीं है। क्या तुम जानती हो क्यों? मेरे मम्मी पापा की मुलाकात ऑफलाइन केक की तारीख अपॉइंटमेंट पर ही हुई थी। उस समय जब वे ऑनलाइन गेम खेल रहे थे तो दोनों की राय एक नहीं हो पा रही थी और कोई किसी की बात मानने को तैयार नहीं था। उस वक्त मेरी मम्मी प्रांतीय राजधानी में ही थी और गुस्से में आकर उन्होंने कहा कि वे आमने सामने मिलकर पापा को साफ साफ बता देंगी। बाद में मम्मी ने वाकई टैक्सी की और सीधे मेरे पापा के पास पहुंच गई। उनकी मिलने की जगह हमारी वही केक की दुकान तय हुई थी। शुरुआत में वे सिर्फ गेम के मतभेदों को आमने सामने सुलझाना चाहते थे, लेकिन जब वे सच में मिले तो दोनों एकदम शांत हो गए। फिर क्या हुआ? मेरे पापा के अपने शब्दों के अनुसार मम्मी ने जब उन्हें पहली बार देखा तो उन पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा। बाद में उन्होंने उस स्कूल में दाखिला ले लिया जहां मेरे पापा पढ़ाते थे। मम्मी का कहना है कि उन्होंने ही पहल की थी। अक्सर उनसे बातें करती थीं और साथ में पढ़ने के लिए बुलाती थीं। समय बीतने के साथ क्या तुम्हें इस बात पर यकीन है? मुझे बिल्कुल यकीन नहीं है। अगर आगे कभी मौका मिले तो तुम मेरी मम्मी से मिलकर उनसे विस्तार से पूछ सकती हो कि असल में मामला क्या था। मैं तो यहाँ सिर्फ एक किराएदार हूँ। क्या ऐसा पूछना सही रहेगा? अगर सच में ऐसा मौका मिला तो मुझे उम्मीद है कि वे मुझे नापसंद नहीं करेंगे। शुक्रिया। क्या ये तुम्हारे स्वाद के हिसाब से नहीं है? नहीं, बहुत अच्छा है। वैसे भी ये तो तुम्हारी तरफ से मुझे खिलाया जा रहा है, तो फिर मैं मीन मेख क्यों निकालूं?
शाम को जब मैं पेरेंट टीचर मीटिंग में मदद के बाद वापस आऊंगा तो जो पैसे मिलेंगे उससे तुम्हें खाना खिलाऊंगा। लेन देन बराबर हो जाएगा। तुम्हें मेरे साथ इस तरह हिसाब किताब करने की जरूरत नहीं है। तो ठीक है, मैं भी ऐसा कंजूस या हिसाब किताब रखने वाला इंसान नहीं हूँ। मैं तुम्हारा फायदा बिल्कुल नहीं उठाना चाहता मकान मालिक छोटे भाई। मकान मालिक छोटा भाई ये कौन सा नया नाम है? पुरानी कहावत है कि जो भी मिले स्वीकार कर लो। नुकसान उठाना भी एक तरह का भाग्य है। तुम मुश्किल में हो, इसीलिए अगर तुम मेरा थोड़ा फायदा उठा भी लो तो कोई बात नहीं, मैं इसे स्वीकार कर सकती हूँ। नहीं, हर तरह का फायदा भी नहीं उठाया जा सकता। मैं बहुत रूढ़िवादी, संकोची हूँ। मैं बहुत रूढ़िवादी हूँ। नहीं, इस बार मामला किसी अभिभावक माता पिता का काम जैसा नहीं लग रहा है। जरा इस प्रोफाइल पिक्चर को देखो। बैंगनी रंग के कपड़ों वाली सुनहरे बालों की छोटी बच्ची जिसके मुंह में सिगरेट दबी हुई है और वह चल रही है। देखने से ही बालिग नहीं लगती, क्योंकि वह कक्षा में हमेशा सबसे आखिर में आती है, इसलिए वह ऐसा करना चाहती है। उसे लगता है कि वह पढ़ाई लिखाई के लायक नहीं है। फुल स्टॉप हाई स्कूल, कितना अजीब नाम है। क्या ये तुम्हारा स्कूल है? ये सिर्फ मेरा ही नहीं बल्कि मेरे मम्मी पापा का भी स्कूल है। हमारा स्कूल हमेशा से मानवता को सबसे पहले रखने के सिद्धांत पर चलता रहा है। शेनचेंग के सभी हाई स्कूलों में यह एक अलग ही अनूठी मिसाल है। तो क्या उस समय स्कूल के दिनों में तुम्हारा किसी से चक्कर नहीं चला? भला ऐसा कैसे हो सकता है? लड़के लड़कियों के बीच के ये प्यार मोहब्बत के चक्कर बहुत सतही होते हैं। मुझे इनमें जरा भी दिलचस्पी नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि भविष्य में किसी खास मोड़ पर आज कही गई इस बात के लिए तुम्हें जोरदार तमाचा झूठा साबित होना न पड़े। सबसे आखिरी नंबर पर आना, यह तो वाकई काफी जोखिम भरा है। जैसे दूसरे नंबर पर आने वाले को अक्सर लोग भूल जाते हैं। शायद दूसरे से ठीक पहले आने वाले पर भी किसी का ध्यान न जाए, लेकिन जो सबसे आखिर में आता है उसकी कक्षा में हालत यकीनन खराब रहती होगी। जरूरी नहीं है। जब मेरे पापा हाई स्कूल में पढ़ते थे तो उनकी क्लास में एक लड़का था जो हर परीक्षा में हमेशा सबसे आखिर में आता था। वह दिखने में भी एकदम सामान्य था, लेकिन उसे कभी इस बात पर कोई शर्म महसूस नहीं होती थी। जब किसी न किसी को तो सबसे आखिर में आना ही है, तो वह इंसान मैं क्यों नहीं हो सकता? क्या यह हार मान लेना नहीं है? नहीं, उसका कहना था कि वह सिर्फ खुद को सबसे आखिर में स्वीकार करता है। अगर कभी वह गलती से दूसरे नंबर पर आ जाता तो भी उसे बहुत खुशी होती। क्या इसका मतलब संतोष ही सबसे बड़ा सुख है होता है? हाँ, बिल्कुल यही मतलब है। वैसे सामने वाला इंसान आखिर ठहरे तो मिडिल स्कूल के छात्र, उससे 150 रुपए लेना क्या सच में कोई दिक्कत तो नहीं होगी? कोई खास समस्या नहीं है। ये कोई पहली बार थोड़ी है। इससे पहले मैंने मिडिल स्कूल के बच्चों के सर्दियों की छुट्टियों का होमवर्क भी किया है, और हाँ, वह भी पैसों के लिए। कहीं मैं किसी बुरे इंसान के अड्डे पर तो नहीं आ गई? क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि तुमने पैसे लेकर लोगों के लिए होमवर्क किया है, या फिर सिर्फ पैसे लेकर काम से मुकर जाते हो? क्यों? कहीं तुम मुझे स्कूल के गेट पर खड़े आवारा गुंडों और शोहदों जैसा तो नहीं समझ रही हो? तुम वैसे दिखते तो नहीं हो। कैसे कहूं, तुम दिखने में काफी शरीफ लगते हो। तारीफ के लिए शुक्रिया। जब तुम घर पर अकेले होते हो तो आमतौर पर क्या क्या करते हो? मैं एक बेहद बोरिंग इंसान हूँ। बिल्कुल सही, मैं भी ऐसी ही हूँ। तो अगर कल तुम मुझसे नहीं मिले होते तो इस समय तुम क्या कर रहे होते? सोफे पर लेटकर दोपहर की नींद ले रहा होता। अच्छा, तो फिर चलो हम दोनों मिलकर सोते हैं, यहीं इसी जगह पर। तो दोस्तों, आज की ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। जैसे ही इसका अगला पार्ट आएगा मैं तुरंत उसे अपलोड कर दूंगा। और हाँ, आप लोगों को तो पता ही होगा कि पिछले कुछ दिनों से चैनल पर वीडियोस बहुत कम आ पा रहे हैं। इसकी मुख्य वजह यह है कि मेरा चैनल अभी तक मोनेटाइज नहीं हुआ है, और ऊपर से मेरा एडसेंस अकाउंट भी ब्लॉक हो गया है। मैं इसे ठीक करने की पूरी कोशिश कर रहा हूं, लेकिन ये प्रॉब्लम अभी तक सॉल्व नहीं हो पा रही है। अगर आप में से कोई मेरी इस मुश्किल समय में आर्थिक रूप से मदद करना चाहता है तो स्क्रीन पर दिए गए QR कोड के जरिए सपोर्ट कर सकता है। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।